नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 6 बज गए। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा पॉलिटिकल शो रणक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज बात होगी कर्नाटक में कांग्रेस के कॉन्ट्रैक्ट जिहाद की। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट जिहाद किस तरह से हो सकता है, क्योंकि बीजेपी कुछ इसी तरह से हमलावर आक्रामक कांग्रेस के ऊपर होती नजर आ रही है। क्योंकि कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार ने एक बार फिर अपने मुस्लिम प्रेम को और तुष्टीकरण की राजनीति का खुला प्रदर्शन कर दिया। यह बीजेपी कह रही है। सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने वाला बिल विधानसभा में पास कर दिया गया है। इस फैसले की अगर खिलाफ की बात की जाए तो बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया और अब बात हो अशोक के नेतृत्व में, अशोक के नेतृत्व में बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर की और फेंक भी दिए। अब इसके बाद स्पीकर ने अगर बात की जाए तो यूटी खदार ने मार्शलों को बुलाकर हंगामा कर रहे बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया और 18 बीजेपी विधायकों को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। लेकिन बीच हंगामे में कांग्रेस सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। दरअसल हंगामे के बीच कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी में 100% की बढ़ोतरी का जो बिल है वो भी पास कर दिया। अब मुस्लिम आरक्षण बिल पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह फैसला साफ तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हक पर डाका डालने जैसा है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले को बीजेपी ने असंवैधानिक करार देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। संबित पात्रा ने आगे कहा कि यह फैसला तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस में ओबीसी, एससी और एसटी का हक छीनकर मुस्लिमों को खुश करने की पॉलिटिक्स चलती रही है। बीजेपी के कांग्रेस की इस नीति को जिहाद की राजनीति बीजेपी अब करार दे रही है और कहा कि पहले वक्फ वोट को जमीन देकर गांवों पर कब्जा कराया कांग्रेस ने और फिर आर्थिक जिहाद के नाम पर वक्फ वोट के विकास के नाम पर भारी पैकेज भी दिया और अब कॉन्ट्रैक्ट जिहाद के जरिए अब अगर बात की जाए सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देकर कांग्रेस जो है तुष्टीकरण का खुला खेल खेल रही है। लेकिन अब कुछ सवाल हैं। सवाल यह कि कांग्रेस ओबीसी और एससी और एसटी के अधिकारों पर डाका आखिर क्यों डाल रही है? वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सामाजिक संरचना को खतरे में क्यों डाला जा रहा है? आखिर कॉन्ट्रैक्ट जिहाद के नाम पर सरकारी संसाधनों को तुष्टीकरण की भेंट क्यों चढ़ाया जा रहा है? लेकिन अब कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से देश सतर्क हो चुका है। जनता कांग्रेस की इस विभाजनकारी नीति का जवाब जरूर देगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन बात खुलकर होगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी का यह बयान आपको सुनवाते हैं। आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है, जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है सहजादा। तफक्कुद मतलब तुष्टीकरण। जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है सहजादा। कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर, कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर कि दिन रात मुस्लिम इश्क में गिरफ्तार है सहजादा। दिन रात मुस्लिम इश्क में गिरफ्तार है सहजादा। लेकिन दिल के ये अरमा 4% नहीं 100% आंसुओं में बह जाएंगे। लेकिन दिल के ये अरमा 4% आंसुओं में नहीं 100% आंसुओं में बह जाएंगे। मुस्लिम इश्क का ये मंजर, मुस्लिम इश्क का ये मंजर इनके इंडी अलायंस वाले, पीएफआई वाले, इनके इंडी अलायंस वाले इन्हीं से छीन ले जाएंगे। शहजादे के ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे, वे जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। आलमगीर राहुल जेब जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। आप सभी जानते हैं कर्नाटक के असेंबली में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट KTPP यह जो बिल था, इसमें अमेंडमेंट के साथ, इस एक्ट में अमेंडमेंट के साथ आज बिल पारित हुआ है। इसका लब्बो लुबाब, इसका अर्थ यह है कि आज से कर्नाटक में जो सरकारी ठेके हैं, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% का, 4% का, 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए संरक्षित रखा गया है।
इसका अर्थ है कि ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। दिस इज एन इंफ्रिंजमेंट इनटू द राइट्स ऑफ द ओबीसीज ऑफ द कंट्री। देश के जो ये एक तरह से जिहाद की राजनीति है। आप देखिए, पहले लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड को जमीन देकर जिस प्रकार से गांव के गांव हड़पे गए हैं, ये जमीन की जिहाद है, लैंड जिहाद। ठीक उसी प्रकार आप सब ने देखा होगा और देखकर शायद कान पे हाथ भी डाल दिया होगा, एंटी नेशनल जिहाद हुआ था कर्नाटक की असेंबली में, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटक की असेंबली में लगे थे कांग्रेस द्वारा। और उसी प्रकार इकोनॉमिक जिहाद हुआ है जब वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है। यह आर्थिक जिहाद है। और आज हम जो देख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जिहाद है, जिसमें 4% कॉन्ट्रैक्ट अब मुसलमान कॉन्ट्रैक्टरों को दिया जाएगा। और इतिहास गवाह है। तो आप सुन रहे थे, संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह से निशाना साधा कांग्रेस पर और कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स पर। इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खेमचंद शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी से। वाचस्पति द्विवेदी साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। सहर नकवी मेरे साथ जुड़ रही हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सुरेंद्र स्वामी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तनुज दीक्षित साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, अधिवक्ता हैं। और योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को मैं चाहूंगा स्क्रीन पर ले आइए। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले टेक्निकल चूंकि इसको समझने है, सबसे पहले हम समझना चाहते हैं। तो सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आज जो 4% ठेकों में आरक्षण की बात कांग्रेस की सरकार कह रही है, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो क्या ये टेक्निकल रूप से संभव है और यदि है तो फिर कैसे? सुरेंद्र जी। नहीं, इसमें तो देखिए विकास जी, हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण आवाज बढ़ा दीजिए सब का कोई प्रावधान नहीं है। धर्म के आधार पर संविधान में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, चाहे वो शिक्षा में हो, नौकरियों में हो, या ठेकेदारी में हो, या किसी भी चीज में हो जी। और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इस बारे में अपने निर्णय देती रही है। जब भी राज्य सरकारों ने कोशिश की है तो वो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से वो उसमें उनको सफलता नहीं मिली है। अब यह है कि जो इन्होंने जो आरक्षण दिया है मुस्लिम्स के लिए माइनॉरिटीज के नाम पे अलग से, तो वो जो आरक्षण है वो संविधान के खिलाफ है। जो संविधान के खिलाफ है, तो जब संविधान में इसको कोई चैलेंज करेंगे तो कोर्ट में ये जाएगा और कोर्ट में इस पे फैसला होगा। तो इसलिए ये निश्चित रूप से, विशुद्ध रूप से एक असंवैधानिक निर्णय है। इसमें तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, क्योंकि पिछले बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है। अभी पश्चिम बंगाल ने भी किया था, आपको मालूम है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब प्रश्न ये आता है कि ये जानते हुए भी ये सरकार क्यों कर रही है? ये सरकार इसलिए कर रही है कि एक जमाना था जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो उस समय क्या था, मुस्लिम्स के वोट इनको मिलते थे और उसके बाद हिंदुओं के वोट भी इनको मिल जाते थे, क्योंकि लोग इनको समझते थे भाई ये हिंदू हैं, ये इस तरह का एक भ्रांति फैली हुई थी। अब समय के साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि ये एस्पिरेशंस पूरी कर नहीं पाए, रीजनल पार्टीज ने इनको सब जगह से विस्थापित कर दिया और जो मुस्लिम का वोट बैंक है वो सारा वोट बैंक रीजनल पार्टीज के पास चला गया। आप चाहे वेस्ट बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए, आप तमिलनाडु का ले लीजिए, आंध्र प्रदेश का ले लीजिए, आप इवन कर्नाटक में भी जो जेडीएस थी तब उधर ले लीजिए। तो इनके पास स्थिति ये बन गई कि आज ये 2-2.5% की पार्टियां हैं, जहां पर भी रीजनल पार्टीज स्ट्रांग हैं, वहां से ज्यादा इनका है नहीं। अब ये रिवाइवल के लिए चाहते हैं कि दिल्ली ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, अब ये चाहते हैं कि हम मुस्लिम्स को ये मैसेज दें कि हम उनके साथ खड़े हैं, कानून हो या नहीं हो, हम आपके साथ खड़े हैं। अब अगर इस कानून पे स्टे हो गया तो ये कहेंगे देखिए हमने तो किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो हम क्या करें।
और अगर इसमें टाइम लगता है, ये लागू हो जाता है, तो कहेंगे देखिए हमने तो संविधान से हटके भी आपको दे दिया, लोग खिलाफत करते रह गए। तो ये सारी वोट बैंक की पॉलिटिक्स और अपने रिवाइवल की एक ठीक है, कोशिश। वोट बैंक की पॉलिटिक्स से सहर नकवी जी आपके पास में आ रहा हूं, आपसे जानना चाहता हूं ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स मुसलमानों को दिखाने के लिए कांग्रेस करती है, ये मुझे लगता है आप भी जानती हैं, आप भी पढ़ी लिखी हैं, इस तरह के फैसले कई बार कई प्रदेशों में लिए गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया, तो टेक्निकल रूप से तो ये हो नहीं सकता है। तो फिर क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए कांग्रेस मुसलमानों का इस्तेमाल करती है? कैसे देखते हैं आप नकवी जी? तो मुस्लिमों का एक, ये तो पूरा देश जानता है कि एक बड़ा वोट बैंक है हर स्टेट में। पूरी पूरी एक सीटें जीत जाते हैं लोग मुस्लिम वोट बैंक से। असेंबली की, पार्लियामेंट की सीटें निकालने के लिए, क्लियर करने के लिए, अपनी सीटें बढ़ाने के लिए ये मुस्लिम वोट बैंक, इनका कोई देखिए आधार बचा नहीं है। कांग्रेस का क्या आधार बचा है देश में? कोई वोट बैंक कंपलसरी रह नहीं गया इनका। परमानेंट वोट इनसे खिसक चुका है, इनके लीडर्स भाग रहे हैं इनसे, इनके पास ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो ये मुस्लिमों पे अपनी पैड बनाना चाह रहे हैं कि अपनी पकड़ बना ले मुस्लिमों को कि भाई हम आरक्षण दे रहे हैं आपको 4%, आपके लिए इतना किसी ने नहीं किया है, हम कर रहे हैं। असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके भी हम आपको जो देना चाह रहे हैं वो इसलिए देना चाह रहे हैं कि आपको हम वोट बैंक की राजनीति समझ रहे हैं। ये एक वोट बैंक की राजनीति है जो प्रलोभन देने की तरह मुझे लग रहा है। देखिए, मुस्लिम का आप अगर हित चाहते हैं तो आपको वहां पर जोर देना चाहिए जहां पर कमियां हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, आप बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आरक्षण ठेकेदारों को देने के लिए, ठेका क्या चीज है? ठेके से किसका भला होना है? ठेके से तो सिर्फ उन्हीं का भला होना है जो प्राइम इनके लीडरशिप है या फिर जो ठेकेदार है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर नकवी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक मुस्लिम महिला और पढ़ी लिखी महिला होने के नाते क्या आप इस तरह के फैसलों का स्वागत करती हैं या विरोध करती हैं? स्वागत किस बात का? अगर ये संवैधानिक होता तो स्वागत पूरा देश कर लेता इनका, लेकिन असंवैधानिक है, संविधान के अगेंस्ट जाके स्वागत करना उचित नहीं है। मैं तो स्वागत नहीं कर रही हूँ। आपका सवाल पूरा किया मैंने। ठीक है, चलिए लौट रहा हूं आपके पास। बाचस्पति द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी से नीता प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि आज आपने जो कर्नाटक में फैसला लिया है, आज तो खैर वहां के सदन का दिन जो है दिन भर ब्रेकिंग बनता रहा, एक के बाद एक खबरें आती रहीं, लेकिन ये जो मुस्लिमों को 4% ठेके में आरक्षण देने की बात है, क्या कांग्रेस की इस पे सोच है और क्या ये आप सही में लाना चाहते हैं? तो टेक्निकल रूप से कैसे ला सकते हैं और क्या ये मुस्लिमों की वोट की राजनीति है? द्विवेदी साहब। आप सभी को बहुत बहुत सादर नमस्कार। वहां तक अभी तक आप लोगों को इंट्रोडक्टरी सबकी स्पीचेस सुन रहा था तो बिल्कुल वाहियात तर्क दे रहे थे, क्योंकि ये कोई नौकरी का आरक्षण नहीं है और ये सरकार का विशेषाधिकार है कि वह अपने जो ठेकेदारी या अन्य मामलों में अपना आरक्षण दे सकती है। उसमें कोई फिक्स नहीं होगा, किसी के साथ किसी का हक छीना नहीं गया। उसमें अगर दे देते हैं तो ना तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर यहाँ पर हमारे इतने महान प्रवक्ता लोग बैठे हुए, इतने जानकार हैं, तो ये बता दिए किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आपको क्यों लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इसको क्रैश कर दिया जाएगा? सबसे पहले चलिए, मुझे लगता है आप ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो संवैधानिक कैसे वो आप बता दीजिए सबसे पहले, बाकी फिर मैं सबसे पूछ लूंगा। संविधान में किसी भी समाज को पूरा जो भी डाउन ट्रोडन हो, जो भी ऐसा समाज हो शोषित वंचित हो, उसको अपलिफ्टमेंट कराने की सरकार की नहीं तो देश में एक ही समाज सबसे ज्यादा शोषित और वंचित है क्या द्विवेदी साहब? लेट मी कंप्लीट। जब आरक्षण लागू हुआ तो उस समय हमने एससी को भी दिया था, एसटी को भी दिया था और अन्य समाज के अन्य वर्गों को भी दिया। वो तो उसकी बात हो गई। जहां तक भी हमारी मुस्लिम स्कॉलर बड़ी बात कर रही थी, मुझे लगता है कि शायद आप मौलाना आजाद साहब की जो स्कॉलरशिप जितनी बच्चों को मिला करती थी देश में, वो सब भाजपा आते ही खत्म कर गई। उसके पहले और भी क्षेत्रों में जो भी अल्पसंख्यक होते थे, चाहे किसी वर्ग से आते हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, सबको विशेषाधिकार उसमें मिला हुआ था। लेकिन मौलाना आजाद की आप ये बताइए किस आधार पर कौन? चलिए, मुझे लगता है आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। खेमचंद शर्मा जी बहुत जल्दी से बोलिए, फिर मुझे सबके ओपनिंग कमेंट लेना है।
वो कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको सशक्त करना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी नमस्कार, जय श्री राम। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कहीं भी चर्चा नहीं, और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसके लिए बार बार डिस्कशन हुआ है, बार बार बातें आई हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से अनुरोध करूंगा, आपकी बात कंप्लीट हो गई है, थोड़ी देर शांत रहें। जब हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं की गई है, उसके लिए कंप्लीट कब हो गई? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि धर्म के आधार पे आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट जिहाद है। आपने पहले ओबीसी का जो हक है वो मार के मुसलमानों को देने का काम किया। मल्टीपल स्टेट में ऐसी आपने कोशिश की, बार बार आपने कोशिश की, जनता ने आपको नकारा, जनता ने आपको बार बार नकारा। अब आप ऐसा नकार दिया, कर्नाटक में नकार दिया, झारखंड में नकार दिया, केरल में नकार दिया, कहाँ नकार दिया है भाई? किसे का नकार दिया है? बिहार में नकार दिया, कहाँ नकार दिया है? नकार दिया, बस केवल की पार्टी है, मुल्ला मौलवियों की पार्टी है, कट्टरपंथियों की पार्टी है। मुस्लिम लीग अपना नाम बना लो, नकार दिया है, लीग करके अपना नाम लो, तो फिर साफ हो जाएगा। वैसे तो जनता ने आपको पहचान लिया है। ठीक है, देखिए इसी टेक्निकल चीजों के लिए मैंने आज एडवोकेट तनुज दीक्षित को जोड़ा है। वो जरा ये बताएंगे। तनुज भाई, ये बताइए कि किस तरह से संवैधानिक है और धर्म के आधार पर आरक्षण देना। मुझे तो नहीं लगता है कहीं मान्य संविधान में कोई अनुच्छेद में, जितना मैं जानता हूं 15, 16, 341, 342, 340। अब कोई नया अनुच्छेद अगर कांग्रेस जानती है तो वो मेरी ज्ञान में वृद्धि कर दीजिए तनुज दीक्षित साहब। साबित करें। कहीं ना कहीं ये जो इस तरीके के जो रिजर्वेशंस है ये निश्चित रूप से गैर संवैधानिक ही कहे जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 14, 15, 16 में बहुत क्लियरली एक आउटफ्रेम दिया हुआ है, जिसके अंदर किसी भी तरीके से जातिगत रूप से, अगर हम रिलीजन की बात करें, रिलीजियस आधार पर आरक्षण प्रोहिबिट है। ये बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं हो सकता है। खास करके संविधान के अंदर आरक्षण की नीतियां और रीतियां दोनों तय करी हुई हैं। इसके बावजूद भी ये आरक्षण कहां पहले से एस्ट्रोलॉजी पता है आपको? संविधान में पहले से मालूम, अगर संविधान आ रहे हो तो अब आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, ना टीवी पे, ना संसद में, और ना ही लोगों के बीच में, क्योंकि आप अनैतिक रूप से ऐसे नहीं। सब मैं चाहूंगा, सबसे चाहूंगा एक एक करके हम सबको पॉइंटर्स रखें तो बहुत आवाज क्लियर आएगी। योगेश जी, आप ये बताइए, आप तो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस तरह के फैसले जो कर्नाटक में आज लिए गए हैं, इससे क्या मैसेजिंग देने की कोशिश है? सर आप म्यूट है, शायद अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर म्यूट है आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप। नहीं, अभी आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं आपके पास लौट रहा हूं। जी द्विवेदी साहब, आप बात पूरी कीजिए। देखिए एडवोकेट तनुज दीक्षित ने आपको बताया कि किस तरह से धर्म के आधार पर कहीं आरक्षण देने की बात नहीं कही है। अब बताइए द्विवेदी साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? वाचस्पति द्विवेदी साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है उसी आरक्षण के मुद्दे पर जो आज दिन भर चर्चाओं में रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपने अभी वाचस्पति द्विवेदी साहब की जो दलीलें हैं वो सुनी है। वो कह रहे हैं पूर्ण रूप से संवैधानिक है। अब कैसे है तनुज दीक्षित ने बताया, लेकिन मुझे लगता है कि आप और बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कई फैसले आप पहले भी देख चुके हैं। नहीं देखिए, अब ये तो कुछ भी कहेंगे उसका क्या कह सकते हैं। इनकी तो सरकार ने ही पास कर दिया बिल, तो वो विषय नहीं है। विषय ये है कि संविधान में जो आरक्षण है बेनिफिट देने के लिए होता है। बेनिफिट में आप समाज में भेदभाव करके किसी को किसी के मुकाबले में देना चाहते हैं। तो हमारे संविधान में सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ये ओरिजिनल संविधान में प्रावधान था। उसके बाद जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया तो उसमें वो धर्म के आधार पर नहीं था, नहीं वो जाति के आधार पर है। अगर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं होता है, अदर बैकवर्ड क्लास होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्लास कैसे पता लगेगी बिना कास्ट के, तो एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लगा के वो कास्ट उसमें लगाई और उसमें मुस्लिम्स को भी ऐड किया। तो आज जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन में मुस्लिम्स भी। ठीक है द्विवेदी साहब, आप बोलिए। आप
मैं तो ये कह रहा हूँ, बात आपने स्वामी जी ने कहीं भी ये साबित नहीं कर पाया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भाई सरकार को अधिकार है कि वो अपने राज्य में जो भी चाहे, जो पास करना चाहे अपने अपने रियाया के लिए वो कर सकती है। तो वहां की सरकार ने अपने रियाया के लिए किया नहीं, है। लेकिन द्विवेदी साहब कहीं मुझे भी पूरे संवैधानिक संविधान तौर में पर कहीं भी बताएं ना, आप वर्णित कैसे नहीं है वाजिब है? कि आप संवैधानिक आप तौर पर संख्या- कैसे वाजिब है? आप कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की बात है। संविधान तो धर्म के आधार पर अनुमति देता ही नहीं है। अरे भैया, अरे भैया, नौकरी में आरक्षण थोड़ी है, ये ठेके में आरक्षण है। ठेके में आरक्षण देने में कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली कहीं नहीं अपराध है। किसी भी समाज को उन्नयन करने के लिए पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली पावर है सरकार को कि वो जो चाहे उसको कर सकते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है? केवल ये कोई नौकरी थोड़ी दे रहे हैं। वाचस्पति साहब आपने आर्टिकल 14, 15, 16 पढ़ा है? नहीं, आपने आर्टिकल 14, 15, 16 पढ़ा है? हाँ, तो उसमें कहाँ बायस्ड है? उसमें कहां लिखा है कि सिर्फ शिक्षा के लिए है? उसमें आप नोट करके बताइए, कोट कर दीजिए मुझे कि इस आर्टिकल में लिखा है कि सिर्फ शिक्षा के लिए है। ये शिक्षा की बात ही नहीं आ रही, ये तो यहाँ पे व्यापार की नहीं, इसी तरह के व्यापार के लिए पिछले भी तीन प्रदेशों की सरकारों ने इस तरह के सुनाए थे, खास तौर पर धर्म के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें कहा कि धार्मिक आधार पर किसी तरह का भी आरक्षण इस तरह से नहीं दिया जा सकता है जब तक कि 3 कैटेगरी में ना हो। तो फिर पूर्ण रूप से असंवैधानिक हुआ ये तो। आप आने तो दीजिए कोर्ट में, जिनको आपत्ति हो कोर्ट में ले जाए, उसका जवाब मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनली है। नहीं तो ये आप मानते हैं ना कि शुद्ध राजनीति के लिए है, शुद्ध राजनीति के लिए जब कोर्ट से पास होना ही नहीं है, संवैधानिक है ही नहीं। सहर नकवी जी, आप ये बताइए, क्या इस तरह की चीजें सिर्फ मुसलमान इसका वेलकम करेंगे या विरोध करेंगे? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं। मुसलमानों का फायदा कहाँ से आपको नजर आ रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ठेकेदार, क्या सिर्फ ठेकेदार मुसलमान होता है? ठेकेदार तो पैसे वाला होता है। आप संविधान की सब लोग बातें कर रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे कि संविधान में शोषित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, गरीब वर्ग, कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया जाता है? ये ठेकेदार आपको कहाँ से कमजोर नजर आ रहे हैं? ये तो ऑलरेडी पावरफुल होते हैं, पैसे वाले होते हैं, इकोनॉमिकल मजबूत होते हैं। इकोनॉमिकल मजबूत लोगों को आप आरक्षण देंगे तो इसका मतलब सभी बिजनेसमैन आरक्षण के लिए पहुंच जाएंगे सरकार के पास। ये टैक्स भी नहीं जमा करेंगे, टैक्स में भी आपको आवाज मिल रही है मेरी? सर, आपकी आवाज मुझ तक पता नहीं क्यों नहीं पहुंच रही है। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, आप बताइए। आज संबित पात्रा ने कहा कि सनातन के खिलाफ कांग्रेस मुहिम छेड़े हुए, किस तरह से भी करके, या वक्फ की जमीन हो, वक्फ के नाम पे पैसे देने हो, या 4% आरक्षण हो, उसमें में भी सिर्फ मुस्लिम शब्द लाना है ताकि एक जो वोट बैंक है वो साधा जा सके। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो ऐसा समझता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग बन चुकी है और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है और वो है मुस्लिम हार्डलाइनर जो मुल्ला मौलवी है उनको खुश करना। आम मुसलमान की भी चिंता इनको नहीं है, गरीब मुसलमान की चिंता इनको नहीं, ठेकेदार मुसलमानों की चिंता इनको है। क्योंकि वो सीधा सीधा मुल्ला मौलवियों को फीड करते हैं और वो इनको सपोर्ट करते हैं और उनके बीच में इनकी पॉलिटिक्स चलती है। गरीब मुसलमान को थोड़ी उससे फायदा होने वाला है। आपको गरीब मुसलमान को फायदा पहुंचाना है तो ईडब्ल्यूएस को दो। ठीक है, योगेश जी के पास जा रहा हूं। योगेश जी, आप किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं, अगर आपकी आवाज मिल रही हो तो? जी योगेश जी बोलिए। योगेश जी बोलिए। चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही है। जी खेमचंद जी, पूरी करिए अपनी बात, फिर उसके बाद तनुज दीक्षित की तरफ आगे बढ़ना। डिबेट में बैठा था तो वहां पे जिस तरीके से नागपुर में सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता नहीं है, सनातन धर्म की आवश्यकता नहीं है, भाजपा से जिन पे अत्याचार हुआ है मंदिर जाने से सर्टिफिकेट नहीं मिलता। सनातन धर्म को ठेका नहीं ले लिया आप लोगों ने कर रहे हैं और जिनके सनातन धर्म के आप कोई सर्टिफिकेट खरीदने का कोई ठेका है आपके पास कि सर्टिफिकेट आप जारी करोगे या आप नहीं करोगे तो वो सनातन धर्मी नहीं है। नेशनल इंडियन नेशनल आपको कहाँ से खरीदा, कितने में खरीद लिया सर्टिफिकेट भाई? ऐसा मैं मानता हूँ। धीरे मुस्लिम और आप कौन सी लीग बने हुए हो? आप हिंदू महासभा बने हो। ये इंडिया में आप भी हिंदू महासभा बने हुए हो। आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो लगातार। आप हिंदू महासभा बने हुए हो।
अरे अब तो सरकार के लिए मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलिए, में चले लेकिन गए। मेरा सवाल इतना सा है द्विवेदी साहब, आप मुझे ये बता दीजिए कि संवैधानिक तौर पर कैसे ये जायज है और इसको लाने के पीछे आपकी सरकार और आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा तो ये जानने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश कि आज जो फैसला कर्नाटक सरकार ने लिया है उसके पीछे उद्देश्य क्या है। योगीराज योगेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में इस तरह के फैसले लिए गए या कांग्रेस सही में मुसलमानों का हित चाहती है? सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बोलिए। हाँ जी जी, ये पूरा पॉलिटिकल प्रपंच है ये, और मुसलमानों को वोट बैंक जो खिसक रहा है कांग्रेस का, उसको कहीं ना कहीं दोबारा से जोड़ने की कवायद है। अरे प्रभु श्री राम से पट्टा ले आए हो। अरे योगेश जी पट्टा दूसरी ले आए हो। दूसरी एक चीज ये भी है, अरे प्रभु, अरे दूसरा एक चीज, अभी यहाँ संविधान की बात चल रही थी और आरक्षण की बात चल रही थी। मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? पहले आप ये बताइए। जी जी आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काम के मामले में, सरकारी ठेकों के मामले में आरक्षण का क्या मतलब है? कई सरकार के ऐसे ठेके होते हैं जिसमें विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। अब उस ठेके के लिए मान लो किसी मुसलमान के पास उसकी विशेष योग्यता ही नहीं है, वो काम पूरा करने की उसके पास काबिलियत नहीं है, तब भी क्या सरकार को ठेका देगी क्या? तो ये जो टेक्निकल जो इश्यूज हैं, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। कई ऐसे टेंडर होते हैं जिसमें टेक्निकलिटीज बहुत मायने रखती है, और केवल आप विशेष वर्ग को आरक्षित करके उस काम के साथ भी आप धोखा कर, वो क्वालिटी कैसे मेंटेन करेगा कोई आदमी ठीक है, जिसको वो काम वाकई बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। लेकिन द्विवेदी साहब मुझे एक चीज बताइए, चलिए ठीक है आप मान लेते हैं सारी दलीलों को आपकी, लेकिन देखिए और लोग नहीं मानेंगे, मैं मान लेता हूं चूंकि आप मेरे मेहमान हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपको इसको लाने के पीछे उद्देश्य क्या है? कौन से बहुत बड़े वर्ग ने, कौन से मुसलमानों से आपसे मांग की कि हमें आरक्षण दीजिए 4%? बताइए उद्देश्य। बताओ ना, कौन लेने गया था? खिराज अकीदत देने कौन चला गया? कौन हवा में लटका रहा बिरयानी के लिए 4 घंटे तक बिना बुलाए पहुंच गए? कैसी बात करते हो? अरे द्विवेदी साहब मेरी जवाब दीजिए ना, मेरे जो सवाल है आप कहां पहुंच गए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उद्देश्य बताइए, क्यों लेकर आए ये बिल आप? फॉरेन पॉलिसी को आप ये मुस्लिम जो रिजर्वेशन से कंपेयर कर वहां पर शोषित वंचित मुस्लिम समाज को उन्नयन करने के लिए, उनके हुकूक के लिए, उनके अधिकारों के लिए। नहीं, ये बताइए ठेकों में 4% आरक्षण देके वहां का मुसलमान शोषित वंचित से ऊपर उठ जाएगा? और ये रहेगा, सुप्रीम कोर्ट अगर इसको पेश करती है तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट में, हमारे पास भी जाने का तरीका है, रास्ते हैं। तोड़ने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपकी निंदा करते हैं, पूरा देश आपकी निंदा कर रहा है। और आपकी निंदा को करते हैं भाई। अरे आप सनातन धर्म का सर्टिफिकेट बांटते हो, उसकी निंदा करते हैं। क्या सर्टिफिकेट कहाँ से खरीद रहे भाई? तो हम भी ये कह रहे हैं आप कहाँ से लिया? तो देश भी निंदा करता है कि आप सनातन धर्म जो आपके पक्ष में नहीं है, जो आपसे मतांतर रखता है, वो सनातन धर्मी नहीं है। नहीं देखिए द्विवेदी साहब, मैंने जो आपसे सबसे पहले सरकारी टेक्निकल चीज पे पूछा कि ये चीज मान्य हो ही नहीं सकती, आप उस पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका उद्देश्य क्या है? बीजेपी आपसे कह रही है कि आपको कुल मिलाकर सनातन विरोधी, सनातन खिलाफ मुहिम चलानी है, इसलिए आप ये लेके आए। उसका जवाब दीजिए ना आप द्विवेदी साहब। सनातन धर्म का किसी के पास ठेका नहीं है। हाँ एंकर साहब, किसी के पास ठेका नहीं है, ना कोई भगवान से ठेका लिया है, लाया है तो दिखा दे कि कौन से प्रभु से ले आया है ठेका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किसी पे ठेका नहीं है, मैं ये मानता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संबित पात्रा ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की ठेकेदार बन रही है, उस पर क्या कहेंगे वो बताइए। नकवी साहब जो मुस्लिम स्कॉलर बने हुए बैठे हुए हैं यहाँ, जो मुस्लिम का बिल्कुल ABCD का उनका आता पता नहीं है, मुस्लिम के खिलाफ भाजपा का साथ दे रहे हैं। वाचस्पति साहब, द्विवेदी साहब, ऐसा है ना, टेक्निकल सवाल मैंने पहला पूछा, उस पे आप चले गए बिरयानी पे, और आप यहाँ मेरे मेहमानों की इस तरह से उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। पहली चीज, टेक्निकल चीज आप बता नहीं पा रहे हैं, किस कानून में, किस अनुच्छेद में, किस संशोधन में, आपको ये नहीं पता, और आप कैसे उनके खिलाफ, इस महिला के खिलाफ इस तरह से बात कर रहे हैं? राइट है किसी भी समाज में, अपने समाज के किसी भी वर्ग को। अरे आपको पता है कि आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या टिप्पणी और कब की थी, मुझे ये बता दीजिए। चलिए मैं मान जाऊंगा आरक्षण के सुप्रीम प्रति कोर्ट ने आरक्षण की थी, सुप्रीम कोर्ट ने, फिर आप पढ़ लीजिए, आप सब लोग विद्वान लोग बैठे हुए हैं। अरे द्विवेदी साहब, इसी तरह की पहले चीजें हो चुकी हैं। सुरेश स्वामी जी ये बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब इसी तरह की मुसलमानों को आरक्षण देने की बात 3 प्रदेशों में अलग से कही गई थी,
तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी, ये द्विवेदी साहब को बता दीजिए। या तो इन्हें पता नहीं है या फिर ये भोले बन रहे हैं। नहीं, वही टिप्पणी है नटशेल में कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है और इसीलिए खारिज किया। अब ये जो बात कह रहे हैं ये समझ नहीं रहे हैं कि 14, 15, 16 जो हमारे आर्टिकल हैं उसमें साफ लिखा है कि जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज किसी के आधार पे आप आरक्षण नहीं कर सकते एक्सेप्ट। तो उस जो एक्सेप्ट में जो प्रोविजन है वो ओरिजिनल में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए था संविधान में। उसके बाद जब ओबीसी के लिए किया गया तो वो सभी के लिए किया गया, उसमें मुसलमान ईसाई भी शामिल है। फिर जब ईडब्ल्यूएस के लिए किया गया तो उसमें भी सभी मुसलमान ईसाई शामिल है। वो धर्म और जाति के आधार पे नहीं हुआ। तो इसलिए जब आप आरक्षण करते हैं और आपके तो मुसलमान ऑलरेडी ओबीसी में कवर्ड है, जब मुसलमान ओबीसी में कवर्ड है तो आपको अलग से आरक्षण देने का मतलब ही नहीं है। मुझे लगता है जब तक वो शब्द नहीं आएगा तब तक फिर पॉलिटिक्स कैसे होगी। सैर नकवी जी, किस तरह से देखती हैं अभी आप जो द्विवेदी साहब आप पर कई तरह के प्रहार कर रहे थे? हालांकि मैं सभी का बहुत स्वागत करता हूं, आप सभी मेरे मेहमान हैं। नकवी जी बोलिए। मुझे व्यक्तिगत मेरे ऊपर प्रहार करने से कोई क्या फायदा मिलेगा किसी को, लेकिन मैं भाजपा का समर्थन जो एलिगेशन है मेरे ऊपर, मैं एक एडवोकेट हूँ बीजेपी का, कांग्रेस का। आप अच्छा काम करिए, हम आपके फेवर में बोल देंगे। चलिए अच्छा काम करके दिखाइए आप कोई, ठीक है? कांग्रेस ने अब तक कोई अच्छा ऐसा काम नहीं किया जिसका क्रेडिट आपको, जिसका श्रेय आपको दिया जाए। आपने भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य कर रही है, आपको उस पर आपत्ति है, आप व्यक्तिगत तरीके से विरोध करिए, पार्टी का विरोध करिए। मेरा विरोध करके आप क्या करेंगे? अगर मुसलमानों की जहां तक बात आ रही है कि मुसलमानों का भला करना है, तो आप सभी मुसलमानों को क्यों नहीं आरक्षण दे रहे? आपने सारे मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया है जिनसे आपको बेनिफिट होना है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, मैं कह रही हूँ संविधान में ये कहाँ पर ठेकेदारों को आरक्षण देना है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इकोनॉमिकल मजबूत हो, उनको आरक्षण दे दिया जाए। ईडब्ल्यूएस में भी किसको कैटेगराइज किया गया है? ईडब्ल्यूएस करते में जनरल भी आ सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर हो। क्या आर्थिक रूप से कमजोर है ठेकेदार? किस कैटेगरी के हिसाब से आपने किस कोटा उनको दिया है? कौन सा कोटा लागू हुआ है उनके ऊपर? कुछ लागू नहीं होता है किसी भी तरीके से, ये गलत है। हाँ, ये ठेका हो सकता है कोई यहाँ पर आर्थिक। चलिए खेमचंद शर्मा जी बोलिए। कि इतने का ठेका मिलेगा मुस्लिम्स को, तो आप कह रहे हैं कि पैसे वालों को मिलेगा। जी को म्यूट, पूरी डिबेट की इन्होंने ऐसी तैसी कर ठेकेदार दी है। शोषित कहाँ से है? पिछड़ा वर्ग कहाँ से है? शोषित कहाँ से है? लॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं, सब में इंटरप्ट कर रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी बोलिए और टेक्निकल तौर से बताइए, एक प्रवक्ता होने के नाते किस तरह से गलत है और इसके पीछे भाव क्या है कांग्रेस का, वो भी बताइए। खेमचंद शर्मा जी, आवाज दोनों की खोल दीजिए। अन्य राज्यों में कोशिश की, इनको मुखी खानी पड़ी, कोर्ट से मुखी खानी पड़ी। अरे कहाँ खानी पड़ी? केरल में हम है, झारखंड में हम है, कर्नाटका में हम है, तेलंगाना में कहाँ हो भाई? दक्षिण राज्यों में कहाँ हो? कहाँ पर एग्जिस्ट करते हो? ये हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदुस्तान के और हिंदू धर्म का एजेंडा चला के। द्विवेदी साहब देखिए, द्विवेदी साहब ऐसा है ना, आप एक तो नॉन स्टॉप बोलते हैं और सभी की बारी पे बोलते हैं। आपकी बारी पे जब मैं आता हूं तब भी आप बोलते हैं, जब मैं योगेश जी के पास जाता हूं तब भी आप बोलते हैं। तो या तो आप सबकी सुन लीजिए या फिर ये स्पीच तो है नहीं सर। अब उनको अपना पॉइंटर्स रखने दीजिए, जब आपके पास आऊंगा आपको दूंगा 40 सेकंड, बोल लीजिएगा। बोलिए अब खेमचंद शर्मा जी। तो आप रिबेटल के लिए हमें बुलाते कहाँ हैं? और ना वो एंकर को बोलने दे रहे हैं और ना ही किसी पैनलिस्ट को बोलने दे रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने जो काम किया है उसका कोई। अरे तो रिबेटल के लिए हमें मौका दो ना, रिबेटल करने नहीं देते हैं। मान लेता अगर एक नेशनल पार्टी की बजाय या फिर अपना नाम बदल लो, आईएनसी मुस्लिम लीग कर दो, तो फिर समझ जाएंगे कि भाई आप एक धर्म के लिए काम करते हो, आप सबके लिए काम करते नहीं। क्या करने लगे मुस्लिम लीग के तो तुम लोग चुलवा चाटने वाले लोग हो। मुस्लिम की तरह की सरकार में तुम लोग रहने वाले लोग हो, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले तुम लोग। वाचस्पति द्विवेदी साहब देखिए, यही दिक्कत है आपकी, आप एक डेकोरम मेंटेन नहीं करते हैं। पिछले 3 डिबेट से मैं देख रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं मैं आपको समय दूंगा, लेकिन फिर भी आप उनके बीच में बोल रहे हैं। अरे भाई, हर शब्द के बाद नहीं बोलना होता है। तनुज दीक्षित साहब, जरा आप ये बताइए, एक संवैधानिक तौर से ये बताइए किस तरह के फैसले पहले बिहार में लिए गए थे, उसके बाद क्या हुआ, 2 प्रदेशों में और लिए गए थे, उसके बाद क्या हुआ, और अब ये जो फैसला है क्या भविष्य नजर आता है इसका? निश्चित रूप से अगर ये पिटीशन हाई कोर्ट में जाएगी या सुप्रीम कोर्ट। द्विवेदी साहब, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको, मैं मजबूरन चौथी बार बोल रहा हूं, प्लीज अपनी टर्म पे बोलिएगा जी। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट्स इस टाइप की चीजों को टॉलरेट करेगा, क्योंकि पहले भी इस देश में आरक्षण को लेकर के कहीं है जिन पे अपनी जीप पे कंट्रोल नहीं, जैसे इनकी सरकार उनकी पार्टी को कंट्रोल।
खेमचंद शर्मा जी लौटूंगा, तनुज दीक्षित साहब हो जाएं, सभी के पास आऊंगा। देखिए, निश्चित रूप से विकास जी, एक आरक्षण बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है इस देश में। और कोर्ट जिस तरीके से सालों हमने देखा कि पिछले मामलों में, चाहे वो क्रीमी लेयर का हो या कुछ हो, 96 के बाद फैसले आए हैं। इतना आसान नहीं है आरक्षण के अंदर कोर्टों को भी फैसला सुनाने के लिए। कहीं ना कहीं एक टेक्निकल चीज बताइए कि वो कह रहे थे सिर्फ शिक्षा के लिए आरक्षण पे जो प्रतिशत है वो अलाउ होता है, ठेकों में नहीं होता है, जरा उस पर और क्लियर कर दीजिए उन्हें। देखिए, निश्चित रूप से कहीं पर भी आरक्षण अगर रिलीजन के आधार पर है तो वो वैलिड आरक्षण हो ही नहीं सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। बेशक रूप से इस तरीके के आरक्षण का संविधान के अंदर अगर वो कोई, देखिए, कास्ट सिस्टम अलग है, जाति सिस्टम अलग है, लेकिन रिलीजन, धर्म के आधार पर कैटेगराइज करना, ये भारत के ठीक है। चलिए योगेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी बोलिए। मैं चाहता हूं कि बार बार सुप्रीम कोर्ट में ये मुंह की खाते हैं आरक्षण के मसले पर, ये केवल मन बहलाने के लिए आरक्षण देते हैं। और जिस तरीके की बात ये वाचस्पति जी कर रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहे आप इतनी हठधर्मिता, आपने ऐसा लगता है कि आप वाचस्पति द्विवेदी, वाचस्पति बुखारी बने हुए हैं आप एक लॉजिक, एक तर्क नहीं दे पाए कि आखिर ये ना ये संवैधानिक है, न इससे मुसलमानों को भला हो रहा। मैं कह रहा हूं कि जो मुसलमान उस किसी स्पेशल काम के टेक्निकल चीज के बारे में जानते ही नहीं है। ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी, आपकी आखिरी टिप्पणी, बहुत कम समय मेरे पास, सभी के पास आ रहा हूं जी। जो नकवी ने कहा कि ओबीसी में ऑलरेडी इनको आरक्षण था, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, वहां कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वहां पे क्रीमी लेयर का है। यहाँ पे जो शहर ने कहा कि आपने मुस्लिम को अलग से दे दिया तो क्रीमी लेयर का उसमें जिक्र नहीं होगा, ओबीसी में नहीं दिया है। तो इसलिए जो ये कह रही हैं कि जो आपके लोग हैं, जो आपकी पार्टी के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको आप एंट्री दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, इलीगल तो है जी, आप आखिरी टिप्पणी आपकी। बिल्कुल, मैं समझ गया सर जो कहना चाह रहे हैं आप जी। नकवी जी, देश के मुसलमान अब पढ़े लिखे हो चुके हैं और वो किसी भी प्रलोभन में नहीं आएंगे। मैं भी यही कहना चाहती हूँ, किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए, वोट सोच समझ के दें और जाति के आधार पे आप अपने फैसले, अपने बच्चों का भविष्य ना खराब करें। ठीक है, चलिए आखिरी 15 सेकंड में द्विवेदी साहब समझा दीजिए अब इस पूरे फैसले के मायने। देखिए, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जितनी ताकत है सरकार जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे। सुप्रीम कोर्ट में अब साबित हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पर फोरम पे ये तय नहीं होगा। और यहाँ पर सर, आपको पहले के पिटीशंस पता होते तो सुप्रीम कोर्ट इसी विषय पर पहले बोल चुकी है। खैर, आखिरी 10 सेकंड खेमचंद शर्मा जी, बहुत जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है। खेमचंद शर्मा जी, किसी के पास जमीन पे भी है, कल पूरा कर्नाटक बंद भी है, हम विधानसभा में भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे। हमारे कार्यकर्ता, वो आपका राइट है, करिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करने नहीं देंगे, इनको मजबूर कर देंगे जिस तरीके से पहले इनको मुंह की खानी ठीक है। चलिए, इस पर हम लगातार कल भी चर्चा करेंगे क्योंकि एक बड़ा विषय और आज जिस तरह की वहां सदन में चीजें देखने को मिली हैं। द्विवेदी साहब, उम्मीद करूंगा कल आप सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पढ़ के आइए जो आरक्षण पे पहले 3 स्टेटों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी, सत्येंद्र जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे कांग्रेस में किस तरह की नई बहस कर्नाटक में छिड़ी हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। लेकिन इस फैसले का क्या भविष्य होगा, देखने वाली बात होगी समय के गर्त में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।